हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और उसमें इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने ये जाना था इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट इशू है। मतलब लोअर लेवल का मैनेजमेंट का उससे कोई मतलब नहीं है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का उससे मतलब है। यानी कि अगर इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट अगर ठीक तरीके से नहीं हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये टॉप लेवल की प्रॉब्लम है, बाकी लेवल की प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब टॉप मैनेजमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। कई बार क्या होता है, उसके पास नॉलेज नहीं होती है टॉप मैनेजमेंट के पास, कई बार वो कॉम्पिटेंट नहीं होता है, कई बार उसे पता नहीं होता है, और कई बार वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे होते हैं जो कि रिस्क मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना नहीं चाहते और उतनी एनर्जी एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे हैं। तो क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट एक साइंस है लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है। हम उसे साइंस की तरह डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन वो साइंस आज की डेट में एग्जैक्ट साइंस नहीं है। एक रिस्क जो है फ्यूचर का है और फ्यूचर अनसर्टेन है। तो कुछ जो रिस्क मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी को स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशंस में उसकी अवेयरनेस हो सके, उसकी जानकारी हो सके और एक लेवल तक हम रिस्क को मैनेज कर सकें, उसके बारे में जान सकें। तो हमने ये जाना था कि सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन एसेट्स को क्लासीफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, यानी कि फिक्स्ड एसेट रजिस्टर देखेंगे। अगर सॉफ्टवेयर होगा तो आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो कि सॉफ्टवेयर्स की इन्वेंट्री निकाल देते हैं। वो ये निकाल देते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे हैं, तो हमें सॉफ्टवेयर की इन्वेंटरीज मिल जाएगी। उसके बाद डेटा एसेट्स का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। डेटा एसेट्स कैसे क्लासीफाई करेंगे, पहले डेटा एसेट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसकी एक इन्वेंट्री होनी चाहिए, कौन सा डेटा कहाँ पर रखा हुआ है, क्या ऑथराइजेशन है। और उसके लिए हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के पास जाएंगे और साथ में आईटी के हेड के पास जाएंगे जो कि कस्टोडियन होगा, क्योंकि डेटा का वही कस्टोडियन है। पहले क्या होता था कि सारा का सारा डेटा किताबों में रखा जाता था और फिर वो स्टोर रूम में चले जाता था, तो एडमिन उसका कस्टोडियन हो जाता था। लेकिन आज ये पावर शिफ्ट हो गई, एडमिन के हाथ से आईटी के पास हो गई है। आईटी सारा डेटा रखता है, किसी पर्टिकुलर सर्वर में रखता है, हार्ड ड्राइव्स में रखता है, किसी जगह पर रखता है। तो उसके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए और उस चीज़ों के बारे में रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, इन्फॉर्मेशन एसेट को क्लासीफाई करेंगे। इन्फॉर्मेशन एसेट में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है डेटा एसेट। डेटा इज़ द किंग। डेटा की वजह से सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर उस डेटा को मैनेज करता है, प्रोसेस करता है। उसके बाद हार्डवेयर है और फिर कंप्यूटिंग फैसिलिटी और फिर वो कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है। ये हम कई बार एम्फसाइज कर चुके हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या होगा कि इंफॉर्मेशन एसेट को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसे क्लासीफाई किया जाएगा। फिर उसके बाद उसका वैल्यूएशन किया जाएगा क्रिटिकलिटी के अनुसार। उसको ये सारा एसेट हमारे पास आ गया, तो यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहाँ पर सबसे पहले एसेट के बारे में पता कर लेना है, डेटा एसेट से लेकर सारे एसेट्स के बारे में पता कर लेना। अगर वो सारे के सारे एसेट्स हैं तो हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, यानी ये देखेंगे क्रिटिकलिटी, उसको देखेंगे, रिस्क रैंकिंग करेंगे, नहीं सॉरी क्रिटिकलिटी देखेंगे। सबसे पहले हम क्रिटिकलिटी देखेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन सा एसेट ज़्यादा क्रिटिकल है, कौन सा एसेट कम क्रिटिकल है। और हमने ये भी जाना था कि क्रिटिकलिटी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा को अगर आप क्लासीफाई करोगे तो ऑटोमेटिकली कई चीज़ें क्लासीफाई हो जाएंगी। सॉफ्टवेयर उसका क्लासीफाई हो जाएगा, हार्डवेयर जहाँ पर रखा है वो क्लासीफाई हो जाएगा, इक्विपमेंट या जो फैसिलिटी जहाँ पर रखा है वो क्लासीफाइड हो जाएगी। तो यानी कि टॉप सीक्रेट डेटा जहाँ पर रखा हुआ है वो टॉप सीक्रेट फैसिलिटी में रखा जाएगा। तो यानी कि डेटा जो है टॉप सीक्रेट अगर जगह पर रखा हुआ है तो वो क्रिटिकलिटी के अनुसार हम उसे क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशंस भी हमने पढ़े थे कि टॉप सीक्रेट होता है सबसे ऊपर, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होती है, ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा उसके बिना। एग्जिस्टेंशियल, द वर्ड इज एग्जिस्टेंशियल, तो वो टॉप सीक्रेट में होगा। अगर मान लिया सपोज जो एग्जिस्टेंशियल से नीचे होती है सर्वाइवल, अगर सर्वाइवल पर स्टेक आ रहा है तो सीक्रेट होगा। कॉन्फिडेंशियल कब होगा, जब आपका इंफॉर्मेशन हाईली सेंसिटिव होगी तो कॉन्फिडेंशियल होगा, सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है। सेंसिटिव कब होगा, जब सीरियस इंपैक्ट हो सकता है और अनक्लासिफाइड हो सकता है। हमने जाना था कि दूसरी तरह का भी क्लासिफिकेशन हो सकता है जो कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, पब्लिक, सेंसिटिव, प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल, लेकिन वहाँ टॉप सीक्रेट नहीं होता है। लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या मिलिट्रीज़ में या आर्मीज़ में जो क्लासिफिकेशन होता है टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव और अनक्लासिफाइड, यानी कि क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड तो कोई बात नहीं, क्लासिफाइड के अलग स्टेप्स हैं, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव।
इसके बाद डेटा और प्राइवेसी और प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ऑटोमेशन डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो गया है, तो वहाँ पर डेटा की प्राइवेसी और प्रोटेक्शन के लिए लॉज आ गए हैं। और ये बताया था कि कंप्लायंस ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी जाना था कि कुछ डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन में अंतर है। डेटा सिक्योरिटी 3 टर्म्स में ख़त्म हो जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। डेटा प्रोटेक्शन एक वाइड टर्म है। डेटा प्रोटेक्शन ये भी है कि कब उस डेटा को आपको समाप्त करना है, यानी कि डेटा आपने यूज़ कर लिया तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होनी चाहिए जब उसको आप समाप्त कर सकें, उस डेटा को पर्ज कर सकें, उस डेटा को मिटा सकें, उस डेटा को डिलीट कर सकें। तो डेटा प्रोटेक्शन और डेटा सिक्योरिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम क्या कर चुके हैं, अब हम डेटा को क्लासीफाई भी कर चुके हैं, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, अनक्लासिफाइड, क्लासिफाइड में टॉप सीक्रेट, सीक्रेट को कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव, तो हम उसे क्लासिफाई कर चुके हैं। अब क्लासिफाई करने के बाद हम ये देखेंगे उसके अगेंस्ट थ्रेट्स कौन से हैं। और थ्रेट्स, आग लगने का थ्रेट हो सकता है, सुनामी आने का थ्रेट हो सकता है, इक्विपमेंट फेलियर का थ्रेट हो सकता है, चोरी का थ्रेट हो सकता है, फ्रॉड का थ्रेट हो सकता है, मलिशियस डैमेज या अटैक का थ्रेट हो सकता है, एरर का थ्रेट हो सकता है। डेटा इज़ द किंग। डेटा में थ्रेट नहीं होना चाहिए, डेटा सही तरीके से होना चाहिए। और उसके बाद हमने जाना था कि जो 3 चीज़ें हैं जो थ्रेट हैं, थ्रेट क्या करती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। सिस्टम या सिस्टम रिसोर्स की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के साथ प्रॉब्लम करती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के साथ प्रॉब्लम करती हैं, क्योंकि अगर उस सिस्टम की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो फाइनली इफेक्ट डेटा ही होगा, यानी कि लास्ट में डेटा पर इफेक्ट आएगा। तो यानी कि डेटा इज़ द किंग, डेटा पर इफेक्ट नहीं आना है। और डेटा पर इफेक्ट नहीं आने के लिए पूरे सिस्टम को हमें ठीक तरीके से रखना पड़ेगा। ठीक उसी की तरह की एक सपोज बहुत बड़ी जेल है, जेल में बहुत कैदी रखा हुआ है और कैदी को हम चारों तरफ पुलिस रखी है, मिलिट्री रखी है, आर्मी रखी है और वहाँ की फैसिलिटी और वो बड़ी तगड़ी जेल है। और उस कैदी को कोई भी आदमी गायब कर सकता है। अब कुछ समय के लिए समझ लीजिए वहाँ पर थ्रेट बढ़ गया और हमने उस कैदी को दूसरी जेल में भेज दिया, तो वहाँ पर थ्रेट जीरो हो जाएगा, वो उस जेल के मायने ख़त्म हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसी शहर में आता है, वहाँ की सिक्योरिटी अचानक इंप्रूव कर दी जाती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी सिक्योरिटी, सब चीज़ इंप्रूव हो जाती है। लेकिन वो उस शहर से दूसरे शहर चले जाता है तो वहाँ सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो यानी कि वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से सारे सिस्टम का में कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ रहा है, और वो है डेटा। यानी कि डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसी के रेफरेंस में हम बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी हमने पढ़ा था और कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में हमने जाना था कि कॉन्फिडेंशियल, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। इंटेग्रिटी के बारे में हमने ये जाना था कि वो अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर तो नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी वो अनऑथराइज्ड रूप से जो है मॉडिफाई भी नहीं होनी चाहिए, यानी डेटा मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। और हमने ये जाना था कि आजकल डेटा बहुत मॉडिफिकेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल क्या है कि हीरोइंस की या फिल्म स्टार्स की फ़ोटो जो है वो मैनिपुलेट हो जाती हैं और उसके बाद वायरल हो जाती है, यानी किसी हीरोइन का बॉडी है, उसमें किसी का सर लगा दिया और फिर उसके जो गलत सलत वीडियोस हैं वो मार्केट में रिलीज़ कर दिए। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी हुई हैं, वायरल हुई हैं, इससे हमें इंटेग्रिटी का असर पता चलता है। अब भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहाँ पर इसका इंटेग्रिटी का असर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये तो एक फील लेने के लिए, समझने के लिए, इंटेग्रिटी को समझने के लिए ये एक एग्जाम्पल है। इसके बाद होती है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी जो होती है वो इन्फॉर्मेशन जब अवेलेबल होनी चाहिए, बिल्कुल अवेलेबल होनी चाहिए। यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी तो क्या करती है कि एक बैंक के एटीएम में जाते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको ही अवेलेबल कराती है और ये करती है कि जो आपका पैसा है वो ही पैसा उसमें होना चाहिए। यानी कि इंटेग्रिटी क्या करती है, वो जो पैसा अगर आपके बैंक बैलेंस में 10 लाख रुपये होना चाहिए तो वो 1 करोड़ ना हो और 1 लाख ना दिखे, ये इंटेग्रिटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए तो आपको ही अवेलेबल होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है
आप जब चाहें तब आपको अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि राइटफुल आपको ऑथराइज्ड यूज़र है। यानी कि आप एटीएम में जाएं और अचानक मालूम पड़ा आपने एटीएम उसमें डाला और पैसा नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब अवेलेबिलिटी इशू है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और थ्रेट्स जो है इसको अफेक्ट करने की कोशिश करता है। यानी कि थ्रेट कोशिश करता है कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, या इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, या अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो। सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिकन जासूस एजेंसी ये नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी को थ्रेट्स जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी को इम्पेयर करने की कोशिश करता है। तो थ्रेट्स को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। थ्रेट्स को कह सकते हैं कि कोई भी सर्विस, प्रोडक्ट, प्रोसेस है उसको इंटरप्ट कर रहा है, डिस्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसे थ्रेट कह सकते हैं। लेकिन थ्रेट को हम ये भी कह सकते हैं, थ्रेट एक कोई ऐसी चीज़ है जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन सिस्टम के पर्सपेक्टिव में, पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन सिस्टम के पर्सपेक्टिव में थ्रेट एक ऐसी चीज़ है जो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करती है। कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ये डिपेंड होता है वनरेबिलिटी में। यानी कि रावण को राम जी तीर मारते हैं, लेकिन रावण वनरेबल है कि नहीं है? हाँ, वनरेबल है। उसकी वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये देखना, ये हम आगे देखेंगे। तो हमने ये जाना था कि जो अवेलेबिलिटी है वो बैंडविथ अगर लो हो जाए उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। लो कंप्यूटर रिसोर्सेज हो रहे हो, अगर मालूम पड़ा आपको 3G चाहिए, 2G ही मिल रहा है, आपने मोबाइल में कहा जी हमें 3G फैसिलिटी चल लगाओ, और 2G उसने अवेलेबल करा रहा है, वो 2G उसकी आपकी 2G में कुछ समय के लिए क्या होता है, सिग्नल्स डाउन हो जाते हैं और 2G आने लगता है, तो उस समय अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। स्टोरेज कैपेसिटी, कितने नंबर ऑफ़ टर्मिनल्स, अगर 100 लोग लॉगिन कर सकते हैं और 1000 लोग लॉगिन कर गए, तो वहाँ भी अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। पावर फेलियर हो गया, बैंकिंग आवर्स में पावर फेलियर हो गया, तो बैंक की अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, डिसफंक्शनल हो गया, पावर फेलियर हो गया। कई बार क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर देते हैं हैकर्स, जो है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर सकते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल याहू के साथ सबसे पहले डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हुआ था, और वन ऑफ द बिगेस्ट डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हुआ था, और उसमें क्या हुआ था कि याहू की सर्विसेज कई दिन तक अवेलेबल नहीं हो पाई थी। याहू जैसा, याहू मैसेंजर में मेल अवेलेबल नहीं हो पा रही कई दिन तक, तो वो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स वहाँ पर हुए थे, तो उन्होंने अवेलेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया था। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक वर्किंग इन्वायरमेंट में क्या क्या थ्रेट्स हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और फिर हमें ये देखना पड़ेगा मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स कौन से हैं। कॉस्ट इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब इन थ्रेट्स को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, अब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन करते हुए हम ये देखेंगे थ्रेट्स कहाँ से आ रहे हैं, और फिर हम उसे क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन किस लिए करते हैं, समझने के लिए करते हैं, चीज़ों को अच्छी आराम से समझने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, कि थ्रेट्स का पैटर्न करने के लिए। अब थ्रेट्स इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं। इंटरनल थ्रेट्स एम्प्लॉइज से आते हैं जनरली, और एक्सटर्नल थ्रेट्स एम्प्लॉई, वेंडर, एक्स एम्प्लॉई, अगर कोई सबोटाज करना चाहे, क्या रिवेंज लेना चाहे, ये इससे आते हैं। एक्सटर्नल थ्रेट्स जो होते हैं हैकर्स, कंप्यूटर क्रिमिनल्स, इनसे आते हैं। तो ये देखा गया है इंटरनल लोग बहुत कम होते हैं, एक्सटर्नल लोग पूरी दुनिया है। लेकिन हमने ऐसा क्यों क्लासिफाई किया, इसलिए किया क्योंकि इंटरनल थ्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जितने एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं शायद उतने या उससे ज़्यादा थ्रेट्स इंटरनल होते हैं, तो हमने उसे क्लासिफाई कर दिया जी एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, इंटरनल थ्रेट्स हैं। दूसरी तरीके से क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है इन्वायरमेंट मैनमेड थ्रेट्स। तो यानी हमने ये देखा कि भाई इन्वायरमेंट से भी बहुत थ्रेट आते हैं, इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सुनामी आई, तो सुनामी आई एक आध बार, वैसे और भी टाइम पर सुनामी आती है। समुद्र के नीचे अर्थक्वेक जैसे ही होता है सुनामी आ जाती है, क्योंकि जो है वो वहाँ पर समुद्र के नीचे पानी डिस्प्लेस होता है, और वो मैसिव पानी डिस्प्लेस करता है। तो जो समुद्र के तल पर अर्थक्वेक हो जाएगा तो सुनामी आ जाएगी। तो सुनामी आई, पहले सुनामी उतना नुकसान नहीं करती थी, अब सुनामी ने मालूम पड़ा एक फुजीकामा कर दिया, और दुनिया को सुनामी के बारे में पता चल गया, उसके बारे में टेरर आ गया। साइक्लोन आ जाते हैं उसके बारे में, जो डेटा सेंटर्स वगैरह वहाँ पर साइक्लोन तो नहीं आएगा, पूरा का पूरा डेटा सेंटर को तो नहीं उड़ा देगा। तो एक्सटर्नल और नहीं, इन्वायरमेंट और मैनमेड थ्रेट्स होते हैं। इन्वायरमेंट थ्रेट्स इतने सीवियर होते हैं कि वो पूरे डेटा सेंटर को गायब कर सकते हैं, तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर सकते हैं, एक ही झटके में ख़त्म कर सकते हैं।
तो एग्जाम्पल था फुजिकामा। फुजिकामा के में क्या हुआ, एक फाइन मॉर्निंग आपका सुनामी आई और जापान तक को इवैक्यूएट करने की नौबत आ गई थी। लोग ये सोच रहे थे कि कहीं जापान, सॉरी, टोक्यो तक को इवैक्यूएट करने की कोशिश हो गई थी। तो ये लोग सोच रहे थे कि टोक्यो को इवैक्यूएट तो नहीं करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दो टाइप के थ्रेट्स होते हैं इन्वायरमेंटल, उसको थ्रेट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इन्वायरमेंटल और मैन मेड थ्रेट्स में। वनरेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर रहे हैं अभी, थ्रेट्स को कर रहे हैं। थ्रेट्स बाहरी चीज़ है, वनरेबिलिटी कंपनी के अंदर की कमजोरी है। यानी कि थ्रेट्स आपके अंदर कमजोरी नहीं है तो फिर भाई आपको थ्रेट कुछ नहीं कर पाएगा। तो जैसे कि मोहल्ले में बात की जाती है, बोली जाती है, जो कुछ करना है कर ले। कोई धमकी दे रहा होता है, कोई कुछ करना है कर ले, मैं मेरे अंदर ताकत है, मैं देख लूँगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो कहता है कि मैं वनरेबल नहीं हूँ, तेरा थ्रेट थ्रेट तो तू दे रहा है लेकिन मेरी वनरेबिलिटी नहीं है। अगर वनरेबिलिटी होती है हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि सर जी बस माफ़ कर दो। तो थ्रेट्स और वनरेबिलिटी ये होता है। तो अभी हम थ्रेट्स के बारे में कर रहे हैं। थ्रेट्स इन्वायरमेंटल और मैन मेड हो सकते हैं। आदमी थ्रेट्स दे सकता है, आदमी इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल थ्रेट्स में आग लग सकती है, सुनामी आ सकती है, साइक्लोन आ सकते हैं, और सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमने अब क्या किया, थ्रेड्स के बारे में पता कर लिया, थ्रेड्स को क्लासीफाई भी कर लिया, और थ्रेड्स के एसेट को, सबसे पहले एसेट हमने जाना कि कौन कौन से एसेट हैं। फिर उसके बाद क्या है, एसेट को भी हमने क्लासीफाई किया कॉन्फिडेंशियल, नॉन कॉन्फिडेंशियल, क्रिटिकलिटी के अनुसार, अनक्लासीफाइड, क्लासीफाइड, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव, अनक्लासिफाइड। इस तरीके से हमने उसकी क्रिटिकलिटी के अनुसार उसे डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने ये देखा कि थ्रेट्स कौन से हो सकते हैं, किस किस एसेट पर कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं, ये हमने ये सारी चीज़ें देखी। फिर हमने थ्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जाना कि इन्वायरमेंटल, मैनमेड और इंटरनल और एक्सटर्नल, किसी भी तरीके से, दो तरीके से थ्रेट्स को क्लासीफाई किया जा सकता है। कैसे भी कर सकते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप बैठे हो तो आप ये देखोगे आप किस तरह से करना चाहते हो, इंटरनल एक्सटर्नल करना चाहते हो, इन्वायरमेंटल मैनमेड करना चाहते हो, या दोनों तरीके से थ्रेट्स को क्लासीफाई करना चाहते हो। दोनों तरीके से क्लासीफाई करो तो ज़्यादा अच्छा है, बस ज़्यादा पर्सपेक्टिव मिल जाता है। अब हमें थ्रेट्स के बारे में पता चल चुका है, अब हम वेनरेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि अब हम इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अभी क्या है, मसाला तैयार हो चुका है, एसेट हो चुके हैं, उनको हमने क्रिटिकलिटी ABC एनालिसिस कर लिया है उसका, और उसके बाद उस थ्रेट्स भी देख लिए हैं। अब हमें समझ में आ गया कि भाई क्या रिस्क है। एक ओवरव्यू अब हमारे पास आने लगा है, बैठकर हम ये देखने लगे हैं कि ये ओवरव्यू है, ये एसेट्स हैं, इन एसेट्स में ये क्लासिफिकेशन है, ये क्रिटिकल एसेट है, इन क्रिटिकल एसेट्स में क्या थ्रेट्स है कि नहीं है। अगर थ्रेट्स है तो फिर रिस्क है, थ्रेट्स नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब हम अगले स्टेप में चलेंगे जो हमारी स्टडी में दिया हुआ है, चौथा स्टेप, इंफॉर्मेशन रिस्क असेसमेंट। यानी अब हम रिस्क को असेस करेंगे। पोटेंशियल थ्रेट्स हमने आइडेंटिफाई कर दिए हैं। अब हम सिस्टम को वीकनेसेस के लिए रिव्यू करेंगे और हम ये देखेंगे कि भाई वनरेबिलिटी हमारे अंदर क्या है और वो लाइकलीहुड क्या है। मालूम पड़ा, एक बगल में मोहल्ले का दादा है, वो हमसे परेशान रहता है और वो हमको आके धमकी देता रहता है, और हमारे अंदर हम तो कमज़ोर हैं, लेकिन क्या है कि लाइकलीहुड बहुत कम है। यानी कि अचानक एक पुलिस आती है और उसे किसी मर्डर के इल्ज़ाम पर 10 साल के लिए जेल बंद कर देती है। तो हमारे अंदर वीकनेस है, उसने थ्रेट हमें दे रखा है, लेकिन लाइकलीहुड बहुत कम है। मतलब अब लाइकलीहुड नहीं है, अब वो 10 साल तक अंदर गया, हम भी टेंशन में से मुक्त हैं कि 10 साल तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल या IAS ऑडिटर जो कि आप हैं, वो ये देखेगा क्या वनरेबिलिटीज़ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और वो ये देखेगा लाइकलीहुड क्या है। कि देखिए, एसेट्स आपने क्लासीफाई कर लिए हैं, एसेट्स क्लासीफाई करके उसके बाद क्या आपने क्लासीफाई किया कि उसको क्लासीफाई कर लिया, एसेट्स को क्लासीफाई कर लिया उसकी क्रिटिकलिटी के अनुसार, कौन सा एसेट ज़्यादा क्रिटिकल है, कौन सा एसेट कम क्रिटिकल है। उसके बाद उसमें देखा है थ्रेट्स कौन से हैं। अब आप बैठ रहे हैं, आप रिस्क असेसमेंट स्टार्ट करें। अब है रिस्क असेसमेंट स्टार्ट होगा। जब तक ये रॉ मटेरियल नहीं है, थ्रेड्स के बारे में आपको पता नहीं है, थ्रेड्स की डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं है, एसेट्स के बारे में पता नहीं है, एसेट्स कहाँ पर हैं ये पता नहीं है, पर्टिकुलरली डेटा एसेट का किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे पहले तो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं होगा उसके फिक्स्ड एसेट कहाँ पर हैं। फिक्स्ड एसेट रजिस्टर होगा तो वो सही नहीं होगा, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा होगा। उसके बाद ऐसा सॉफ्टवेयर्स, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं उसकी इन्वेंट्री होगी नहीं। सॉफ्टवेयर की इन्वेंट्री के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आता
आता है वो सॉफ्टवेयर की इन्वेंटरी निकाल देता है। जनरली छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी तो डेटा नहीं होगा, पता नहीं होगा, क्योंकि डेटा इज़ द किंग। हमारी पर्सपेक्टिव डेटा के बारे में, डेटा के बारे में पता नहीं होगा। अगर आईटी डिपार्टमेंट को पता होगा तो दूसरे डिपार्टमेंट्स को उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जब पता होंगी, ये उस अगर ये एसेट्स होगा, ये आपके पास क्लासिफिकेशन होगा कि कौन सा एसेट कहाँ पर है, उसके बाद आप क्लासीफाई करोगे, टॉप सीक्रेट है, सीक्रेट है, उसके बाद आप थ्रेड्स डिटरमाइन करोगे। अगर ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल होंगी तब रिस्क असेसमेंट स्टार्ट होगा, उससे पहले रिस्क असेसमेंट स्टार्ट नहीं होगा। ध्यान से ये चीज़ ध्यान देने की बात है। यानी कि थ्रेड्स, रिस्क असेसमेंट थ्रेड्स आइडेंटिफाई करने के बाद होता है। उसके बाद हम वनरेबिलिटीज़ और लाइकलीहुड को देखते हैं, दो चीज़ों को देखते हैं, वनरेबिलिटी और लाइकलीहुड को देखते हैं। यानी कि रिस्क असेसमेंट जो है करने से पहले, यानी रिस्क असेसमेंट हम रिस्क असेसमेंट करने के लिए बैठे हुए हैं, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। और रिस्क असेसमेंट आज की डेट में करने के लिए बैठे हुए हैं, तो रिस्क असेसमेंट करने के लिए हम किसका रिस्क असेसमेंट करेंगे? क्या वो एसेट सामने हैं? हम क्या रिस्क असेसमेंट है तो वो हम क्रिटिकलिटी डिवाइडेड है, हमें पता है कि कौन सा एसेट क्रिटिकल है, कौन सा एसेट नॉन क्रिटिकल है। उसके बाद क्या है, क्या क्या थ्रेट्स हैं, किस किस एसेट पर क्या क्या थ्रेट्स हैं हो सकती हैं, ये चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्वेश्चन ये है कि जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद से ही वनरेबिलिटी और लाइकलीहुड देखेंगे। जब ये सारी चीज़ें अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो वहाँ रिस्क असेसमेंट का रॉ मटेरियल ही तैयार नहीं है। आप ये कह सकते हैं टॉप मैनेजमेंट को, जी आपका तो रिस्क मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा आपके वहाँ तो रॉ मटेरियल ही तैयार नहीं है। जब रॉ मटेरियल होगा तभी तो रिस्क मैनेजमेंट किया जाएगा। ये एक बार फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एसेट की इन्वेंट्री, उस एसेट का क्लासिफिकेशन, उसका क्रिटिकलिटी के अनुसार क्लासिफिकेशन। एक तो क्लासिफिकेशन आपने इंटेंजिबल टेंजिबल के अनुसार कर दिया, और एक क्लासिफिकेशन उसके बाद करेंगे क्रिटिकलिटी वैल्यूएशन। यानी कि पहला क्लासिफिकेशन तो क्या हुआ, टेंजिबल इंटेंजिबल, डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटिंग फैसिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, पीपल, इसमें आपने क्लासिफाई किया इंफॉर्मेशन रिसोर्स को। उसके जब आपने ये क्लासिफिकेशन कर दिया तो आपको एसेट्स के बारे में सब कुछ पता हो गया। अब आप दूसरे स्टेप में मूव कर रहे हैं और उस स्टेप में एसेट्स का क्रिटिकलिटी देख रहे हैं। यानी कि दूसरी सेकंड क्लासिफिकेशन होगा टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, उसके बाद कॉन्फिडेंशियल या हाईली सेंसिटिव, फिर सेंसिटिव और अनक्लासिफाइड, या फिर आप क्लासिफाइड अनक्लासिफाइड कर लेंगे। क्लासिफाइड में क्या है, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव आ जाएगा। तो इसके बाद आप थ्रेड्स लिखेंगे, तो थ्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे, एक एक एसेट के अगेंस्ट थ्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। और टॉप सीक्रेट के अगेंस्ट थ्रेड ज़्यादा होंगे, तो सीक्रेट के में थ्रेड्स जो होंगे वो कम होंगे। टॉप सीक्रेट में आपको पैरानॉइड होना पड़ेगा। जब आप क्लासीफाई करेंगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा, ज़रूरत से ज़्यादा सोच चलानी पड़ेगी, क्योंकि सुनामी एक ही बार आती है, कभी सालों साल में आती है। आपको अपने दिमाग को खोल के रख देना होगा, आपको पैरानॉइड हो जाना पड़ेगा, साइको होना पड़ेगा। यानी कि एक आप जब टॉप सीक्रेट को देखेंगे तो साइको होना पड़ेगा, यानी वहाँ पर आपको एक नॉर्मल बुद्धि से काम करना नहीं पड़ेगा, एक ऐसे व्यक्ति की बुद्धि से काम करना पड़ेगा जो साइको है। तो टॉप सीक्रेट जहाँ पर होता है वहाँ पर आपको अपनी साइको मेंटेलिटी अपनानी पड़ेगी। सीक्रेट होगा तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कम साइको होना पड़ेगा। कॉन्फिडेंशियल है तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रहकर थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा। और सेंसिटिव है तो आप नॉर्मली आप सोच सकते हैं एक नॉर्मल आदमी सेंसिटिव सिचुएशन में क्या कर सकता है। लेकिन जब टॉप सीक्रेट की बात होती है आपको साइको होना पड़ेगा और फिर उस थ्रेड्स को बंद करना पड़ेगा। अब थ्रेड्स आ चुके हैं, अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप कहिए जी टॉप मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल्स कोलैप्स हैं। अगर भाई आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, आपको इन्वेंट्री के बारे में पता नहीं है, एसेट्स के बारे में पता नहीं है, तो एसेट्स तो मेन चीज़ें हैं। इंटरनल कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स के बारे में पता ही नहीं है तो क्या सेफ गार्ड करेंगे, खाक सेफ गार्ड करेंगे उन एसेट्स का। तो इसका मतलब आपकी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं, आपकी कंपनी जो है वो बेकार कंपनी है, कोई ठीक कंपनी है, आपका मैनेजमेंट इनकॉम्पिटेंट है, आपके जितने हेड ऑफ अकाउंट्स हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं,
मतलब इस तरीके से आप जहाँ पर जाएंगे वो आप इस तरीके से नहीं बोलेंगे, उसको पोलाइटली रखेंगे। लेकिन अगर फ्लैटली उसे बोला जाए, अगर ये सारी चीज़ नहीं है तो आपका जो मैनेजमेंट है इनकॉम्पिटेंट है। अब आपने एसेट्स है तो मैनेजमेंट थोड़ा बहुत ठीक है। उसके बाद आपने उसको क्लासीफाई किया और उसका थ्रेट से एनालिसिस किया। थ्रेट होने के बाद अब आपने रिस्क असेसमेंट स्टार्ट किया, वनरेबिलिटी असेसमेंट किया। वनरेबिलिटी क्या है? वनरेबिलिटी वीकनेस है जिसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा। अगर वनरेबिलिटी एक चीज़ है, अगर उसमें किसी एसेट की कंडीशन है, अगर उसमें सेफगार्ड्स ना लगाए जाएं, प्रोसीजर्स ना लगाए जाएं, टेक्निकल कंट्रोल्स ना लगाए जाएं, फिजिकल कंट्रोल्स नहीं लगाए जाएं, दूसरे कंट्रोल्स नहीं लगाए जाएं, तो थ्रेट उसे एक्सप्लॉइट कर देगा। वनरेबिलिटी का मतलब ये है कि वनरेबिलिटी एक वीकनेस है या एक पर्टिकुलर कंडीशन है, अगर उसमें सेफगार्ड, प्रोसीजर्स, टेक्निकल कंट्रोल्स, फिजिकल कंट्रोल्स या दूसरे कंट्रोल्स नहीं लगाए जाएं तो थ्रेट उसे एक्सप्लॉइट कर देगा। ये वनरेबिलिटी को थ्रेट एक्सप्लॉइट करता है, सिंपल। वनरेबिलिटी को थ्रेट एक्सप्लॉइट करता है। अगर आपके घर में ताला नहीं लगा हुआ है तो कोई भी चोर घुस जाएगा। ताला एक कंट्रोल्ड है। थ्रेट जो है चोरी की थ्रेट है। अगर मान लीजिए सपोज आपके वहाँ आग लग रही है, आपकी कंपनी में आपका डेटा सेंटर है, उसमें आग लगनी है, लेकिन फायर सप्रेशन सिस्टम ही नहीं है, तो वो वनरेबिलिटी है। जो वनरेबिलिटी है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आग बड़ी जल्दी लग जाती है, वो उसकी वनरेबिलिटी होती है। तो आपको फायर सप्रेशन सिस्टम रखना पड़ेगा। फायर सप्रेशन सिस्टम ही वनरेबिलिटी को बचाएगा थ्रेट से। और थ्रेट क्या करेगा? वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा। यानी थ्रेट शेर है और वनरेबिलिटी है मेमना, उसको खाने की कोशिश की जा रही है और बीच में आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे ताकि शेर जो है मेमने को ना खा सके। तो अब आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, रिस्क असेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं। रिस्क मैनेजमेंट तो ब्रॉडर टर्म हो गया। अब आप रिस्क को एसेस कर रहे हो, रिस्क असेसमेंट पर स्टार्ट कर रहे हो, तो आप वनरेबिलिटी के टर्म्स में सोचना स्टार्ट करोगे, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने है। एसेट है, एसेट का क्लासिफिकेशन है, थ्रेट्स है, और अब आप वनरेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो और लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी ऑफ वनरेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। यानी जो थ्रेट है कितनी बार आ सकती है, सुनामी आ सकती है कितनी बार आ सकती है, आग लग सकती है कितनी बार लग सकती है। कई बार गर्मियों में बहुत ज़्यादा आग लगती है, जाड़ों में नहीं लगती है, तो गर्मियों में आग लगने के चांसेस होते हैं, लाइकलीहुड बढ़ जाते हैं जब टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लेवल, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है। लेकिन एक बार हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम वनरेबिलिटी असेसमेंट करेंगे तो हम थ्रेट को आइसोलेशन में नहीं देखेंगे। मतलब थ्रेट को देखेंगे तो वनरेबिलिटी के साथ देखेंगे, उसका वो कंसीडर करेंगे। मतलब थ्रेट्स हो है तो क्या वनरेबिलिटी है, और फिर उसके क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे। तो थ्रेट, जैसा कि मैंने बोला कि वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा, एसेट को हार्म करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक हैकर है, हैकर क्या करेगा? फायरवॉल वहाँ पर लगी हुई है और फायरवॉल में लूपहोल्स निकालने की कोशिश करेगा, वनरेबिलिटी निकालने की कोशिश करेगा, ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस हो, नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाए। तो ये वनरेबिलिटी है। वनरेबिलिटी के बाद प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ असेसमेंट होगा। मैंने ये बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल मोहल्ले में एक गुंडा है, आप कमज़ोर हो, आप वनरेबल हो, वो थ्रेट है, और अचानक मालूम पड़ा, एक दिन पता चलता कि वो पुलिस उसे पकड़ कर ले गई और उसको 10 साल की जेल हो गई। तो अब लाइकलीहुड ख़त्म हो गई। लाइकलीहुड का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी, चांस, थ्रेट के होने के कितने चांस हैं। थ्रेट के होने के चांस ही नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं, तो वनरेबिलिटी होने के बावजूद भी आदमी सर्वाइव कर जाता है। लेकिन अगर वनरेबिलिटी, थ्रेट के होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो एक आदमी में कम वनरेबिलिटी है या एक पर्टिकुलर सिस्टम में कम वनरेबिलिटी है, तो उसका सर्वाइवल प्रॉब्लम में आ जाता है। तो लाइकलीहुड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइकलीहुड असेसमेंट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि थ्रेट की स्ट्रेंथ कितनी है और सेफगार्ड्स की इफेक्टिवनेस कितनी है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइकलीहुड हम देखेंगे, लाइकलीहुड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, लाइकलीहुड की हमें पता चल जाएगा आगे आग कितने टाइम लगती है, सुनामी कितने सालों में आती है। ये सारी चीज़ें हम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन से निकाल ले सकते हैं। लाइकलीहुड को हम एक देख सकते हैं कि वायरस आता है, तो वायरस अटैक होता है तो कितनी बार होता है, वायरस अटैक होगा ज़्यादा होगा, आग लगेगी कुछ कम फ्रीक्वेंसी होगी, पावर फेलियर्स होते हैं तो कितने होते हैं, किस जगह पर कितने पावर फेलियर्स होते हैं। कई जगह पर आप सुनते हैं हर रोज़ आधा घंटा लाइट कटती है, यार लाइट आती ही नहीं है, यार यहाँ तो लाइट जाती ही नहीं है, यहाँ कभी चले जाती है 2-4 मिनट के लिए गई तो गई।
तो यानी कि एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम ये देख लेते हैं कि लाइक्लीहुड असेसमेंट कर लेते हैं। हमें जब हम ये कर रहे हैं तो हमें स्टैटिस्टिकल थ्रेट डेटा भी देखना पड़ेगा कि थ्रेट का कितनी बार मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो वो बेटर है। स्टैटिस्टिक्स हमें जो है चीज़ों को आराम से बताती है, तो उसकी स्टैटिस्टिक्स की डॉक्यूमेंटेशन कई बार गवर्नमेंट है वो ये बताती है कि भाई बारिश होती है यहाँ पर, ये होती है, मतलब एक पैटर्न हमें बताने की कोशिश करती है। यहाँ पर फ्लड आ जाता है, फ्लड आ जाते हैं, फायर्स आ जाते हैं, आग लग जाती है, जंगल के आसपास है, आपने डेटा सेंटर एक शांत जगह पर बैठाया है तो वहाँ पर चोरी के बहुत चांसेस हैं, तो पुलिस स्टेशन को के पास वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, तो आप स्टैटिस्टिकल थ्रेट डेटा देखोगे और ये ध्यान रखोगे कि सोर्स इनएक्यूरेट इनकम्प्लीट हो सकता है, और अगर सोर्स एक्यूरेट और कंप्लीट है तब भी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, लाइक्लीहुड है, ये सर्टेन नहीं है, लेकिन आप इसी के अनुसार आप अपना डिसीजन लोगे। तो जितना ज़्यादा लाइक्लीहुड है उतना रिस्क ज़्यादा है, सिंपल बात, जितनी लाइक्लीहुड ज़्यादा है उतना रिस्क ज़्यादा है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल डेटा सेंटर है पर्टिकुलरली, वहाँ पर क्या है, आग का थ्रेट हो सकता है, आग उस थ्रेट को मेटलाइज हो जाएगी, तो वनरेबिलिटी है वहाँ पर, यानी कि कई जगह पर आग लगेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर मालूम पड़ा, अगर मान लिया सपोज कई जगह पर आग लगती है, वहाँ पर स्टील का सामान रखा हुआ है, लोहे का सामान रखा है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर डेटा सेंटर में आग लगेगी डेटा सेंटर जल जाएगा। तो यानी कि वहाँ पर थ्रेट है, पहली चीज़ हमें ये देखनी पड़ेगी, और फिर वनरेबिलिटी को देखना पड़ेगा, और फिर तीसरी चीज़ है लाइक्लीहुड को देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि एसेट्स को देखकर हमें पता चल जाता है क्या लाइक्लीहुड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया सपोज कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, कोई बढ़िया सॉफ्टवेयर है, तो वो उसके पायरेसी के अटैम्प्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें वहाँ पर ये पता चल जाएगा कि ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, इसमें थ्रेट्स ज़्यादा हैं, इसमें लाइक्लीहुड भी ज़्यादा हो सकती है। तो कई चीज़ें इन्फ्रेंस से भी हमें पता चल जाएंगी। तो लाइक्लीहुड जो है हमें पीरियडिकली रीअसेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है, हर 5 साल में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जनरेशन चेंज हो जाती है, तो लाइक्लीहुड भी चेंज हो जाता है। तो यानी कि अब हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं, रिस्क मैनेजमेंट तो एक ब्रॉड टर्म है, अब हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। और रिस्क असेसमेंट में हमने क्या देखा, वनरेबिलिटी को देखा, वनरेबिलिटी का असेसमेंट किया, और प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड असेसमेंट किया। इसके बाद इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे। इम्पैक्ट जो होता है लॉस क्रिएट करता है, तो यानी कि सबसे पहले एसेट को हमने देखा, उसको क्लासिफाई किया, उसके क्रिटिकलिटी के अनुसार उसे फर्दर क्लासिफाई किया, और उसके बाद क्या है, थ्रेड्स उसके आगे हमने लिखे, ये थ्रेड्स हैं, और थ्रेड्स के बाद क्या है कि हम रिस्क असेसमेंट के लिए तैयार हो गए। यानी कि अब हम रिस्क असेसमेंट के लिए तैयार है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं, रिस्क मैनेजमेंट तो एक ब्रॉडर टर्म है, अब हम रिस्क असेसमेंट के लिए तैयार हुए, और रिस्क असेसमेंट के लिए तैयार होने पर हम वनरेबिलिटी का असेसमेंट कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड का असेसमेंट कर रहे हैं। तो यानी कि ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वनरेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड की प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ हमें इम्पैक्ट बनाएगी। अगर 3 चीज़ों में से एक चीज़ भी गायब है तो हम इम्पैक्ट नहीं जान सकते। इम्पैक्ट को जानने के लिए 3 चीज़ों में से तीनों चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि एसेट की वैल्यू क्या है। अगर 5 लाख रुपए का एसेट है या 10 लाख रुपए का एसेट है, उसकी वनरेबिलिटी को असेस कर सकते हैं, और फिर लाइक्लीहुड असेसमेंट करेंगे। अगर ये तीनों चीज़ हमें पता है तो फिर हम जो है इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं। या अगर हम आसान शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं रिस्क क्या है। रिस्क वैल्यू ऑफ एसेट को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ थ्रेट से मल्टीप्लाई करें और इसे वनरेबिलिटी